हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स को यानी कि 8 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक की जो हमारे टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप हमेशा जानते हैं, मैं हमेशा आपको हर क्वेश्चन के साथ में उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताती हूँ, जिससे कि अगर वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका नहीं आता है तो यानी कि अगर आपका उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और आ जाता है तो आपको उसको जो है सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसका इजीली आंसर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बता दूं, एक बात और, ये जो जीके और करंट अफेयर है ये एक ऐसा पोर्शन है जो किसी भी एग्ज़ाम में बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। इसलिए लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रेडी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और वैसे भी करंट अफेयर इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट वाइज आपको जो है ये नॉलेज आपको अपनी होनी ही चाहिए कि मतलब आपके आसपास चल क्या रहा है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो अपने व्यू पॉइंट मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया गया है? तो यानी कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये आपका मनाया गया है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को जो है हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो इस बार की थीम थी 2020 की, वो थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से देखिए, ये तो हमने बात की है इंटरनेशनल यूथ डे की, जो कि आपका सेलिब्रेट किया जाता है 12 अगस्त को। और एक नेशनल यूथ डे भी होता है जो कि हम हर साल स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर यानी कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, आते तो दोनों 12 को ही है, यानी कि दोनों की जो डेट है वो सेम है, बस इनके जो मंथ्स है वो अलग है, ये आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, 12 अगस्त को एक और डे मनाया जाता है आपका, वो होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। ओके, ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। इसको जो है हाथी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये है पहला टर्म जिस भी क्वेश्चन में आ जाता है, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, वो क्वेश्चन आपका अपने आप में खुद ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस इट विल बी द राइट आंसर। रूस जो है कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। और इस वैक्सीन को जो है नाम दिया गया है स्पुतनिक वी। ये भी आपको याद रखना है। स्पुतनिक वी जो है इसका नेम भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। और इस वैक्सीन को जो है गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और उम्मीद है कि रूस 1 जनवरी 2021 को, कब 1 जनवरी 2021 को जो है जनता को ये वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। और हाल में जो है फ़िलहाल ही में 20 कंट्रीज़ ने जो है 20 देशों ने इस वैक्सीन को प्राप्त करने में रुचि व्यक्त की है और भारत भी उन्हीं में से एक है। अब जब बात आई है देखिए रशिया की यानी कि रूस की, तो रूस की बात देख लेते हैं। रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को और जो वहाँ की करेंसी है वो है रूसी रूबल और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। ये भी आपको इनका नेम याद रखना है। अब हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो ये भी देखिए फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गगन अरोड़ा। तो गगन अरोड़ा जी ने जो है सीईओ ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड जीता है। बाकी हम बात करें जो इसमें अदर ऑप्शंस दिए गए हैं सुदर्शन साहू जी की, तो इनको जो है इन्होंने अभी धर्मपद पुरस्कार इनको जो दिया गया है। और ये जो अर्चना सोरंगे हैं तो इनको जो है क्लाइमेट चेंज पर यूनाइटेड नेशन के युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए इनको चुना गया था। और ये जो रतन लाल जी हैं इनको जो है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 इनको भी मिला है। और गगन अरोड़ा जी जो हैं इनको जो है हाल ही में सीईओ ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड मिल गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हमारा। हाल ही में किस देश ने क्लीन प्लेट कैंपेन 2.0 नामक अभियान शुरू किया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपका जितने भी मैं बता दूं आपको, जो कोविड-19 के चलते जितने भी कैंपेन अभियान यानी कि और जितने भी कार्यक्रम और ऐप्स वगैरह लॉन्च हो रही हैं वो सभी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो ये भी आपको याद रखना है। ये जो है चाइना के द्वारा चलाया गया है यानी कि जो क्लीन प्लेट कैंपेन है, वैसे ये जो है
ये चाइना ने खाने की बर्बादी को कम करने के लिए किया गया है। इस अभियान का पहला संस्करण जो है 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य अत्यधिक आधिकारिक दावतों और स्वागतों को जो है प्रतिबंधित करना है, जिससे खाने की बर्बादी कम हो। एक तो पहले ही कोविड चल रहा है, कोविड-19 वायरस चल रहा है, और ऊपर से कुछ लोग जो है भुखमरी के कारण भी मर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए उन्होंने जो है क्लीन प्लेट कैंपेन का, चीन ने जो है नामक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलाई जाएगी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तो ये पहली रेल है यानी कि किसानों के लिए जो है, और वैसे भी ये जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो अभी किसानों के लिए मैं आपको बता दूं, अलग से एक किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई जाएगी, जिसमें क्या होगा, जितने भी गांव होते हैं वहां से किसानों की जो उपज है उसको जो है ट्रेनों के माध्यम से शहरों तक पहुंचाया जाएगा। जो काम यानी कि पहले रोड के माध्यम से होता था या जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, इसके लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो इसी से रिलेटेड है आपका ये क्वेश्चन कि ये जो ट्रेनें हैं ये कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवलाली से दानापुर। देवलाली से दानापुर, तो इट विल बी द राइट आंसर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये है ट्रेन जो है दो राज्यों के बीच चलाई जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो ये है ट्रेन जो है महाराष्ट्र के देवलाली है, और जो ये है दानापुर जो है बिहार में स्थित है दानापुर। तो हम इसी वजह से बोल सकते हैं कि किन दो राज्यों के बीच पूछा जाए तो महाराष्ट्र से बिहार। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जाने माने उर्दू कवि राहत इंदौरी जी का हाल ही में निधन जो है कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे, ये न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, पर फिर भी मैं आपको कुछ फैक्ट भी बताती हूँ, इसलिए आप उनको भी नोट कीजिएगा, आपको पता होने चाहिए। तो ये जाने माने उर्दू कवि थे राहत इंदौरी जी, और इनका जो है हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये जो है उर्दू कवि और गीतकार राहत इंदौरी जी हैं, इनका जो है हाल ही में कोविड-19 के लिए जो है इलाज चल रहा था, और इंदौर के जो है अरविंदो अस्पताल में जो है उनकी मृत्यु हो गई है। और ये कविता में जो है 50 साल के करियर में, इनका 50 साल का जो करियर था उसमें जो है इंदौरी के महान विद्वान थे, जो देश के सबसे बड़े मुशायरा सितारे में से ये एक थे। अब इनके बारे में हम कुछ और भी जान लेते हैं। एक कवि होने के अलावा इन्होंने जो है खुद्दार, मुन्ना भाई, MBBS और मर्डर सहित जो है कुछ हिंदी फिल्म उद्योग में जो है गीतकार के रूप में भी काम किया है था, मतलब यानी कि, और उनकी एक कविता है जो अभी काफ़ी फेमस भी हुई थी, उसका जो डायलॉग था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ये भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसने उन्हें जो है 2020 वैलेंटाइन डे के दौरान युवाओं के बीच एक सनसनी बना दिया था। ये वैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा, तो ये वही है जिन्होंने ये डायलॉग, मतलब काफ़ी फेमस हुआ था, इन्हीं का डायलॉग था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका राइट आंसर आप नोट करेंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने जो है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। देखिए, ये जो है ये सप्ताह भर चलने वाले जो गंदगी मुक्त अभियान के तहत है, जो केंद्रीय जल मंत्री हैं ये गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देखिए आप, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कराने के लिए उनके व्यवहार में बदलाव लाना है, इसका जो उद्देश्य है। तो इनका नेम आपको याद रखना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हाल ही में जारी की गई कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग पुस्तक किस नेता के कार्यकाल पर निर्धारित है। फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जी के जो है कार्यकाल पर निर्धारित ये पुस्तक है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। ओके, तो उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष वितरण प्रस्तुत करने वाली इस बुक का विमोचन जो है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा उपराष्ट्रपति के निवास में किया गया। श्री नायडू के कार्यकाल का तीसरा वर्ष जो है 11 अगस्त को पूरा हो चुका, और इस पुस्तक के जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ई बुक का विमोचन जो है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है कि किस नेताजी के जो कार्यकाल पर ये निर्धारित है, उनका नाम है वेंकैया नायडू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। आप इमेज में भी देख रहे हैं, ये है प्रदीप कुमार जोशी, और इन्हीं को जो है हाल ही में UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का जो है नया अध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया
गया है। और ये जो अरविंद सक्सेना जी हैं, ये जो है अरविंद सक्सेना जी, इनका स्थान ले रहे हैं प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि ये इनको रिप्लेस कर रहे हैं, जिन्होंने जो है यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल को अब पूरा कर लिया है, तो इसीलिए उनकी जगह ले रहे हैं प्रदीप कुमार जोशी जी। ये जो प्रदीप कुमार जोशी हैं यूपीएससी में एक सदस्य के रूप में कम से कम जो है ये मई 2015 से, कब से, मई 2015 में शामिल हुए थे। और अब यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में इनका ये जो कार्यकाल है ये 12 मई 2021 तक रहेगा। ये भी आपको नोट करना है, इनका कार्यकाल जो है 12 मई 2020 तक रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में कौन सा देश यूनेस्को से सुनामी के लिए तैयार, यानी कि सुनामी रेडी देश का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो यहाँ पर पहला टर्म आ गया है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो हाल ही में जो है भारत जो है हिंद महासागर क्षेत्र में जो है यूनेस्को से सुनामी के लिए तैयार देश का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन यानी कि आईओसी से हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी के तैयार सुनामी रेडी का जो है दर्जा प्राप्त करने वाला पहला देश भारत और पहला राज्य उड़ीसा बना है। ये आपको याद रखना है, पहला देश भारत है और पहला राज्य क्या है? उड़ीसा। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है स्टेट को लेकर। सो जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने जो है उड़ीसा के 2 तटीय गांव में सुनामी का सामना करने के लिए उनकी सभी तैयारी को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुनामी के लिए तैयार गांव के रूप में एक मान्यता दी है। ओके, और ये जो 2 गांव हैं ये वेंकटराहीपुर और नेलिसियाही हैं और इन गांव के समुदाय को जो है मान्यता का जो प्रमाण पत्र है एक वर्चुअल कार्यक्रम में सौंपा गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला यानी कि मोयरा केला को जो है भौगोलिक यानी कि जीआई टैग संकेत प्रदान किया गया है? फ्रेंड्स ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे और मैं जो बताऊंगी उसको इन्फॉर्मेशन को भी आप नोट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एक जो जीआई टैग मिला है ये मिला है गोवा। तो ये जो है गोवा का यानी कि जो ये गोवा के मीठे पकवान है खाजे मसालेदार हरमल जो है और हरमल मिर्च और मिंदोली केला को जो है जीआई टैग मिल गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये जो जीआई टैग है किन वस्तुओं को ये दिया जाता है। देखिए जीआई टैग ऑलवेज उन चीज़ों को दिया जाता है जो एक स्पेशल कलर, टेस्ट या अपनी स्पेशल आइडेंटिटी रखते हैं किसी स्पेशल जोग्राफिक एरिया में। ओके, और गोवा के अकॉर्डिंग ये जो फेमस है, ये चीज़ें फेमस हैं खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, ये वहाँ पर फेमस है, इसीलिए उनको जो है वहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। और जो ये है मैं बता दूं आपको, जो जीआई यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में है। सो फ्रेंड्स, मेरा आपका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पहला भारत का कौन सा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला? दोबारा सुन लीजिए, भारत का ऐसा कौन सा पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इट विल बी द राइट आंसर। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अभी स्कीम स्टार्ट की गई है इसको लेकर मैंने अभी एक अपना पूरा वीडियो अपलोड किया है 1-2 दिन पहले जिस दिन, और अगर आपको उसमें मैंने इसकी जो है सभी डिटेल्स दी हुई हैं कि कैसे मतलब क्या चेंजेस आए हैं और इसका क्या फ़ायदा है और मतलब क्या क्या इसमें हुआ है, सभी इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। और जो मैंने है इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाके इसका जो है पूरी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। भारत में कौन सा शहर लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला प्रतीक स्थापित करने वाला पहला शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो हाल ही में जो है मुंबई जो है लिंग समानता को यानी कि जो है लिंग समानता को जो है
बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर जो है महिला प्रतीक उन्होंने स्थापित किया है और ये अब जो है पहला शहर भारत में बन गया है। देखिए दोस्तों, अगर अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पर कि जब आप किसी रोड को क्रॉस करते हैं तो नॉर्मली आपको एक साइन बना दिखाई देता है, और इसमें क्या होता था, ये जो सिंबल्स हैं अभी तक यूज़ होता था, इसमें मेल कैंडिडेट को यूज़ किया जाता था। तो अब पहली बार लेकिन ऐसा हुआ है कि मुंबई में जो सिग्नल्स यूज़ किए गए हैं उनको जो है फीमेल रिप्रेजेंट, फीमेल का जो है वहाँ पे सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। और ये सब जो है ये जो है जेंडर इक्वालिटी के लिए किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए। देखिए आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये फीमेल जो है कैंडिडेट का जो है रिप्रेजेंट किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हाल ही में टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक क्या है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96, यानी कि जो है टॉप 100 ग्लोबल कंपनी में रिलायंस की जो रैंक है वो है 96। तो अभी जो है फॉर्च्यून मैगजीन ने 2020 के लिए टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज़ की एक जो है लिस्ट जारी की है, और उसमें एकमात्र भारतीय कंपनी है ये रिलायंस, जो कि 96 पोजीशन पर है, और टॉप पर है वॉलमार्ट। ये भी आपको नेम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हाल ही में आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? यानी कि आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्राइबल डे आपका जो मनाया गया है, ये मनाया गया है 9 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, और इसकी जो 2020 की थीम थी वो थी कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रिजाइलेंस। ठीक है, जो फ्रेंड्स ये भी आपको नोट कर लेंगे आप, ट्राइबल जो अफेयर्स मिनिस्टर है वो है अर्जुन मुंडा, तो इनका नेम आपको याद रखना है, और याद रखना है आदिवासी दिवस जो है आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना ने किस देश के आधे हिस्सों पर अपना दावा किया है? देखिए फ्रेंड्स, वैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो चाइना है इसकी जो सोची समझी चाल होती है, पहले तो जो मजबूर देश होते हैं कंट्रीज़, उनको कर्ज दो इतना कि सामने वाला देश जो है कर्ज तले दब जाए, और फिर चाइना उसको जो है अपने अंडर में ले लेता है। और उसी तरह से अब जो है तजाकिस्तान, इट विल बी द राइट आंसर, तजाकिस्तान, यानी कि जो तजाकिस्तान है अब चाइना ने उस पर जो है उसके आधे हिस्से पर अपना दावा किया है, उसका जो है 45% पार्ट जो है पर अपना दावा करा है, और चाइना का ये जो है वो वहाँ के पामीर रीजन पर है। ओके, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, 13 अगस्त को किस राज्य में देशभक्त दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में जो है 13 अगस्त को देशभक्त दिवस मनाया जाता है। 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान कई मणिपुरियों ने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, और इस दिन जो है 1891 में मणिपुर के तत्कालीन राजकुमार वीर टिकेंद्रजीत सिंह को जो है क्षेत्र में आम जनता के सामने फांसी दे दी गई तो तभी से जो है मतलब ये 13 अगस्त को मणिपुर में देशभक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 400 वर्ष तक सुप्त अवस्था में रहने के बाद सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? वैसे तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी जानते हैं 2020 सभी के लिए मतलब कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ लेकर ही आ रहा है। और अभी फ़िलहाल ही में ये एक न्यूज़ और मिल गई है कि 400 वर्ष से पहले जो है 400 वर्ष तक ये जो है ज्वालामुखी था, सुप्त अवस्था में था, लेकिन अभी अचानक से जो है सिनाबुंग ज्वालामुखी नाम है इसका, इसमें जो है विस्फोट हो गया है। तो ये जो है इसका नेम आपको बताना है, यानी कि ये किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। हाल ही में ये जो है इंडोनेशिया में हुआ है। वैसे तो ये 400 ईयर से जो है सुप्त अवस्था में था, लेकिन देखिए वैसे इसमें जो है ना 2010 में भी जो है थोड़ी इसमें चेंजेस देखे गए थे, और उसके बाद 2000 जो है 16 में चेंजेस, लेकिन अब 10 अगस्त 2020 को जो है इस 400 साल से सुप्त ज्वालामुखी में अचानक जो है भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे इससे निकलने वाले धुएँ की जो लाइंस थी वो 5 किलोमीटर तक हवा में देखी गई, और इसका जो धुआं है वो इतना मोटा था कि यानी कि कई जगह पर घरों में ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर रात हो गई हो। तो इसको, और वैसे आपका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब आपसे ज्वालामुखी का नेम भी पूछा जा सकता है, तो आप जो है इस ज्वालामुखी का नेम भी याद रखेंगे, ये है आपका सिनाबुंग ज्वालामुखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल पुस्तक को
कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप पहले इमेज में देख लीजिए, ये है राधा भाटिया और इनकी एक बुक है लस्सी नेम से। ओके, सो इस बुक को जो है कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राधा भाटिया ये एक राइटर हैं और इनकी ही बुक है ये लस्सी, इसको जो है मिला है। एक्चुअल में ये जो बुक है इसमें जो ट्रेडिशनल फूड है उससे नेक्स्ट जनरेशन को परिचित कराना है, इसका जो मोटो है। सो इनको जो अब ये मिल गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। तो हाल ही में जो है आरबीआई ने पॉजिटिव पे नामक जो है ये पॉजिटिव ने नामक जो है सुविधा को स्टार्ट किया है। तो ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और मुझे अपने व्यू पॉइंट्स जो है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए मेरे साथ। और जो मैंने आज का आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर भी मुझे ज़रूर देखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।